वेलकम टू लर्न टुगेदर। मैं हूं संजना और हम लोग देख रहे हैं बिहार शिक्षक भर्ती के इस सेकंड फेज को। तो यहाँ पर हम लोग अपने क्वेश्चंस को करते हुए चल रहे हैं, क्योंकि हम लोगों को पता है कि इसमें क्वेश्चंस का लेवल कुछ हाई होगा, तो इसलिए हम लोग हाई लेवल के कुछ क्वेश्चंस को यहाँ पर करते हुए चल रहे हैं। आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा ताकि आप लोगों के इन सभी क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो सके। और एक बात ये है कि हो सकता है कि कल के वीडियो में आप लोगों को एनसीईआरटी एससीईआरटी के सब जैसे कि क्वेश्चंस के कॉम्बो देखने को मिले, तो आप लोग वीडियो को ज़रूर देखिएगा और इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। हम लोग एनसीईआरटी और एससीईआरटी के सीरीज को अब स्टार्ट करने वाले हैं। तो यहाँ पर अब हम लोग देखेंगे हमारा जो क्वेश्चन है ये क्या है। क्वेश्चन हमारा है कि ओम नमः शिवाय की प्रार्थना से प्रारंभ अभिलेख किन राजवंश के राजाओं ने लिपिबद्ध कराए थे। यानी कि किस राजवंश के राजाओं ने लिपिबद्ध करवाए थे, जिनके अभिलेख जो हैं ये ओम नमः शिवाय से शुरू होते थे, ओम नमः शिवाय की प्रार्थना से शुरू होते थे। तो इसका हम लोग देखेंगे कि सही जवाब क्या होगा। तो क्या चौहान होगा, चंदेल होगा, राष्ट्रकूट होगा या चालुक्य होगा, क्या होगा। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि इसका जो सही जवाब होगा वो क्या होगा, चंदेल हो जाएगा। क्या होगा, चंदेल हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे कि चंदेल राजवंश की स्थापना किसने की। तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। तो चंदेल राजवंश की स्थापना जो है वो नन्नुक देव ने की। किसने, नन्नुक देव ने की, जिन्हें चंद्रवर्मन भी कहा जाता था। और इसकी स्थापना कब की गई, तो 831 ईस्वी में की गई। इसकी स्थापना कब की, तो 831 ईस्वी में चंदेल वंश की स्थापना की गई। किसके द्वारा की गई, तो नन्नुक के द्वारा की गई। अगर चंदेल वंश का प्रथम स्वतंत्र एवं सबसे प्रतापी शासक पूछे कि चंदेल वंश का सबसे प्रथम स्वतंत्र शासक कौन था या फिर सबसे प्रतापी शासक कौन था, तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि उसका नाम क्या था, उसका नाम था यशोवर्मन। कौन था, यशोवर्मन था। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है। अब हम लोग देखेंगे कि भारत की प्रथम राष्ट्रीय समाचार एजेंसी कौन सी थी। भारत की प्रथम राष्ट्रीय समाचार एजेंसी जो थी वो कौन सी थी, तो द इंडियन रिव्यू, द फ्री प्रेस ऑफ इंडिया, द हिंदुस्तान रिव्यू, द एसोसिएट प्रेस ऑफ इंडिया। तो इन चारों में से कौन सी भारत की प्रथम राष्ट्रीय समाचार एजेंसी थी। तो अगर हम लोग बात करते हैं भारत की प्रथम राष्ट्रीय समाचार एजेंसी की, तो ये थी द एसोसिएट प्रेस ऑफ इंडिया। तो राइट आंसर ऑप्शन डी। भारत में किस अधिनियम द्वारा दास प्रथा का उन्मूलन हुआ। किसका, तो दास प्रथा का। तो भारत में किस अधिनियम के द्वारा दास प्रथा का उन्मूलन हुआ, तो 1829 ईस्वी के अधिनियम द्वारा, 1833 ईस्वी के अधिनियम द्वारा, 1843 ईस्वी के अधिनियम द्वारा या 1858 ईस्वी के अधिनियम द्वारा। वो कौन सा अधिनियम था जिसके द्वारा भारत में दास प्रथा का उन्मूलन किया गया। तो ये हम लोग देखेंगे कि इसका सही जवाब हो जाएगा 1843 के अधिनियम द्वारा दास प्रथा का उन्मूलन भारत में हुआ। तो राइट आंसर ऑप्शन सी। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कि भारत में दास प्रथा का जो उन्मूलन है ये किसके द्वारा किया गया। तो एक गवर्नर जनरल थे लॉर्ड एलनबरो, गवर्नर जनरल लॉर्ड एलनबरो थे। उन्होंने 1843 के एक्ट 5 के द्वारा भारत में दास प्रथा का उन्मूलन किया था। मैं लोगों को ऐसा हुक्म देता हूँ जो उसके और राज्य के लिए लाभकारी समझता हूँ। मैं नहीं जानता कि वे रशियत द्वारा अनुमत है अथवा नहीं। निम्न में से यह कथन किसका है। ये कथन किसका है कि मैं लोगों को ऐसे हुक्म देता हूँ जो उसके और राज्य के लिए लाभकारी समझता हूँ। मैं नहीं जानता कि वे रशियत द्वारा अनुमत है अथवा नहीं। निम्न में से ये कथन जो है ये किसका है। तो ये किसका है, जलालुद्दीन खिलजी का है, अलाउद्दीन खिलजी का है, गियासुद्दीन खिलजी का है या मोहम्मद तुगलक का है। इनमें से किसका है। तो अगर हम लोग बात करते हैं तो ये कथन जो है ये किसका है, तो ये अलाउद्दीन खिलजी का है। किसका है, अलाउद्दीन खिलजी का है। अगर हम लोग बात करते हैं अलाउद्दीन खिलजी की, तो अलाउद्दीन खिलजी जो था ये खिलजी वंश का दूसरा शासक था। कौन था, तो खिलजी वंश का ये दूसरा शासक था। और
इसका साम्राज्य जो था ये अफ़गानिस्तान से लेकर उत्तर मध्य भारत तक फैला हुआ था। तो इस प्रकार से हम लोग अलाउद्दीन खिलजी के बारे में देखें। अलाउद्दीन खिलजी का एक और चीज़ है कि इसने अपना राज्यारोहण कहाँ करवाया था। तो अलाउद्दीन खिलजी ने अपना राज्यारोहण बलबन के लाल महल में करवाया था। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने अपना राज्यारोहण कहाँ करवाया था, या फिर बलबन के लाल महल में अलाउद्दीन खिलजी बलबन के लाल महल में किसने अपना राज्यारोहण कराया था। तो ध्यान में रखिएगा कि अलाउद्दीन खिलजी ने बलबन के लाल महल में अपना राज्यारोहण करवाया था। ब्लैक कमिश्नर मिस्टर रैंड की हत्या किस राष्ट्रवादी ने की थी। ब्लैक कमिश्नर मिस्टर रैंड की हत्या किस राष्ट्रवादी ने की थी। तो दामोदर हरी चापेकर, बरिंद्र घोष, जतीन्द्र नाथ मुखर्जी या प्रफुल्ल चाकी। तो इस प्रकार से हम लोग देखेंगे कि इसका जो सही जवाब होगा वो होगा दामोदर हरी चापेकर। कौन? दामोदर हरी चापेकर ने इसकी हत्या की थी। देखेंगे यहाँ पर कि बंगाल विभाजन को किस रूप में मनाने का सुझाव रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया था। बंगाल विभाजन को किस रूप में मनाने का सुझाव रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया था। तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन बन रहे हैं, उसको पहले देखेंगे कि बंगाल विभाजन कब हुआ था, किस तिथि को हुआ था। तो ये 16 अक्टूबर 1905 को हुआ था। कब हुआ था? तो 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन हुआ था। बंगाल विभाजन किसके द्वारा करवाया गया था? तो लॉर्ड कर्जन के द्वारा करवाया गया था। उस समय बंगाल का गवर्नर कौन था? लॉर्ड कर्जन था। तो बंगाल विभाजन जो है ये 16 अक्टूबर 1905 को हुआ, लॉर्ड कर्जन के द्वारा हुआ। और इसको किस रूप में मनाने का सुझाव दिया गया था। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि इसे क्या एकता दिवस के रूप में मनाने का सुझाव दिया गया था, रक्षाबंधन दिवस मनाने का सुझाव दिया गया था, काला दिवस मनाने का सुझाव दिया गया था, या भाईचारा दिवस मनाने का सुझाव दिया गया था। तो बंगाल विभाजन की जो तिथि थी 16 अक्टूबर 1905, इसे रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था रक्षाबंधन दिवस के रूप में मनाने के लिए। किस दिवस के रूप में? रक्षाबंधन दिवस के रूप में। तो यहाँ एक और सवाल निकल करके आता है कि किसने कहा था बंगाल विभाजन को रक्षाबंधन दिवस के रूप में मनाने के लिए। तो यहाँ हम लोग देखेंगे कि इससे किसने कहा था। तो रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था। तो यहाँ से क्वेश्चन हम लोग देखें कि बंगाल विभाजन कब हुआ। तो 16 अक्टूबर 1905 को हुआ। किसके द्वारा? तो कर्जन के द्वारा किया गया था। और इसके बाद इसे किस दिन के रूप में मनाने के लिए रविंद्रनाथ टैगोर ने सुझाव दिया था? तो रक्षाबंधन दिवस के रूप में। और रक्षाबंधन दिवस के रूप में किसने कहा था मनाने के लिए? तो ये रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था। दिल्ली सल्तनत के समय पानी खींचने के अन्य साधनों के सकिया यानी रहत की भिन्नता का प्रमुख लक्षण निम्नांकित का प्रयोग था। क्या बोल रहा है कि दिल्ली सल्तनत के समय, यानी किसकी बात है? तो दिल्ली सल्तनत की बात है, के समय पानी खींचने के अन्य साधनों के सकिया यानी कि पानी खींचने का जो अन्य साधन था तो उसकी भिन्नता का प्रमुख लक्षण निम्नांकित का प्रयोग था। तो किसका प्रयोग था उसकी भिन्नता का प्रमुख लक्षण? तो लीवर का सिद्धांत था, घिरनिया था, गियर तंत्र था, या मशक था। क्या था इनमें से? तो सही जवाब हो जाएगा गियर तंत्र। क्या था? गियर तंत्र। अब 1 मिनट हम लोग समझेंगे कि गियर तंत्र क्या है। तो गियर तंत्र है कि घूर्णी गति करने वाले मशीनों का एक अवयव है। क्या है? घूर्णी गति करने वाले मशीनों का एक अवयव है जिस पर दांतें बनी होती है, जिससे यह दूसरे गियरों से जुड़ता है। जिससे क्या होता है? दूसरे गियरों से जुड़ता है। तो ये गियर तंत्र है। निम्नलिखित में से कौन सा आयोग सेना से संबंधित था? कौन सा आयोग था जो कि सेना से संबंधित था? तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि क्या वो पीला आयोग था, एस्ले इंडियन आयोग था, उपयुक्त में से दोनों था, या फिर इनमें से कोई नहीं था। तो क्या था? पीला आयोग था, एस्ले इंडियन आयोग था, उपयुक्त दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा उपयुक्त दोनों, यानी सेना से संबंधित पीला आयोग भी था और एस्ले इंडियन आयोग भी था। तो राइट आंसर ऑप्शन सी। किस इतिहासकार ने इल्तुतमिश को भारत में मुस्लिम प्रभुसत्ता का वास्तविक संस्थापक माना है? किस इतिहासकार ने इल्तुतमिश को भारत में मुस्लिम प्रभुसत्ता का वास्तविक संस्थापक माना है? तो वो इतिहासकार कौन है? तो कौन? आर के त्रिपाठी हैं,
KN निजामी है, AVM हबीबुल्ला है, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं है। तो कौन से इतिहासकार है जिसने इल्तुतमिश को भारत में मुस्लिम संप्रभुता का वास्तविक संस्थापक माना है? तो ये कौन है? तो ये RP त्रिपाठी है। कौन है? RP त्रिपाठी। राइट आंसर ऑप्शन ए। ध्यान रहे इल्तुतमिश जो था ये किस वंश का था? तो ये सल्तनत काल के गुलाम वंश का शासक था, जिससे ममलुक वंश भी कहा जाता है। दारा शिकोह की अत्यंत प्रसिद्ध रचना कौन सी थी जिसमें उसने प्रमाणित किया था कि इस्लामी सूफी विचारधाराएं हिंदू विचारधाराओं के समान है? तो क्या क्वेश्चन है? दारा शिकोह की अत्यंत प्रसिद्ध रचना कौन सी है? दारा शिकोह की प्रसिद्ध रचना पूछ रहा है यहाँ पर, तो वो कौन सी है जिसमें उसने ये प्रमाणित किया था कि इस्लामी सूफी विचारधाराएं जो हैं ये हिंदू विचारधाराओं के समान है? तो ये कौन सा था? तो सकीनतुन आलिया, हसरतुल आरिफिन, मजमूल बहरम और मुंकिजमीन, यानी इनमें से कौन सा था? तो अगर हम लोग इसकी बात करें तो ये कौन सा था कि मजमूल बहरम था। कौन सा था? मजमूल बहरम था। ब्लू फील्ड जांच आयोग निम्नलिखित में से किससे संबंधित था? ब्लू फील्ड जांच आयोग जो था ये निम्नलिखित में से किससे संबंधित था? तो ये किससे संबंधित था? तो बारदौली से था, अहमदाबाद से था, नागपुर से था, या फिर वालसाड से था? किससे संबंधित था ब्लू फील्ड जांच आयोग? तो ब्लू फील्ड जांच आयोग जो है ये बारदौली से संबंधित था। किससे संबंधित था? बारदौली से संबंधित था। राइट आंसर ऑप्शन ए। इल्तुतमिश को अपने शासनकाल के दौरान किस मंगोल आक्रमणकारी के खतरे का सामना करना पड़ा? इल्तुतमिश को अपने शासनकाल के दौरान किस मंगोल आक्रमणकारी के खतरे का सामना करना पड़ा? तो वो कौन सा मंगोल आक्रमणकारी था? हलाकू, जलालुद्दीन मंगबरनी, चंगेज खां, या इनमें से कोई नहीं? तो इल्तुतमिश के समय कौन सा मंगोल आक्रमणकारी था, इस चीज़ को बताना है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि वो कौन था, तो वो था चंगेज खां। कौन था? चंगेज खां था। राइट आंसर ऑप्शन सी। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि चंगेज खां ने भारत पर आक्रमण यानी कि दिल्ली पर आक्रमण कब किया था? तो उसने 1221 ईस्वी में दिल्ली पर आक्रमण किया था। और चंगेज खां ने जब दिल्ली पर आक्रमण किया था तो उस समय किसका शासन था? तो उस समय इल्तुतमिश का शासन चल रहा था। इल्तुतमिश जो है ये सल्तनत काल का किस वंश का शासक था? तो ममलुक वंश, या फिर गुलाम वंश, या फिर दास वंश का शासक था। प्रथम मुगल बादशाह बाबर ने भारत में किस सूफी सिलसिले का प्रचलन किया था? प्रथम मुगल बादशाह बाबर ने भारत में किस सूफी सिलसिले का प्रचलन किया था? तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि क्या वो नक्शबंदी था, कादरी था, सुहारवर्दी था, या चिश्ती था? तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा क्या चीज़? नक्शबंदी। क्या होगा? नक्शबंदी। यानी कि बाबर ने नक्शबंदी सूफी सिलसिले का प्रचलन किया था। यहाँ पर एक सवाल और निकल कर के आ रहा है कि मुगलों का प्रथम बादशाह कौन था, यानी प्रथम मुगल बादशाह कौन था? तो प्रथम मुगल बादशाह जो था ये कौन था? बाबर था। प्रथम मुगल बादशाह कौन था? तो बाबर था। तो ये चीज़ निकल कर के आ रहा है यहाँ पर सामने। बाबर ने ही क्या की थी? मुगल साम्राज्य की नींव रखी थी। और कब? तो 1526 ईस्वी में। 1526 ईस्वी में इसने मुगल साम्राज्य की नींव रखी थी। कहा जाता है कि बाबर नक्शबंदी नेता ख्वाजा उबैदुल्ला अहरार और उसके आध्यात्मिक उत्तराधिकारियों का भक्त था। बंगाल के किस गवर्नर जनरल के काल में पिट्स इंडिया एक्ट 1784 पारित किया गया? तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि पिट्स इंडिया एक्ट कब पारित हुआ। तो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में पारित हुआ। ये कौन सा पिट्स इंडिया एक्ट है? तो 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट है। अब इसे बंगाल के किस गवर्नर जनरल के काल में पिट्स इंडिया एक्ट 1784 पारित किया गया? तो वो कौन से गवर्नर जनरल थे? तो क्या वो वॉरेन हेस्टिंग्स से थे, लॉर्ड कॉर्नवालिस थे, लॉर्ड वेलेस्ली थे, या फिर लॉर्ड मियो थे? इनमें से कौन थे? तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे सही जवाब हमारा क्या हो जाएगा? ये वॉरेन हेस्टिंग्स थे। कौन थे?
वॉरेन हेस्टिंगस थे कि वॉरेन हेस्टिंगस के काल में पिट्स इंडिया एक्ट 1784 पारित किया गया था। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि वॉरेन हेस्टिंगस का टाइम पीरियड इंडिया में क्या रहा। तो वॉरेन हेस्टिंगस का जो भारत में समय रहा ये क्या था, 1772 से लेकर के 1785 तक। कब से कब तक? तो 1772 से लेकर के 1785 तक वॉरेन हेस्टिंगस का भारतीय मामलों पर दबदबा बना रहा था। और इसी बीच में ये 1784 का पिट्स इंडिया पैक्ट आया था। तो ये किसके शासनकाल में होगा? तो वॉरेन हेस्टिंगस के शासनकाल में होगा। कहा जाता है कि 1772 से 1785 के बीच जब वॉरेन हेस्टिंगस भारत में थे और इसके बाद जब वो इंग्लैंड लौट करके गए तो इनके ऊपर महाभियोग चलाया गया। हालांकि ये बाद में उससे बरी हो गए थे। निम्नलिखित में से किस पुस्तक के लेखक मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे? किस पुस्तक के लेखक मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे? तो वो पुस्तक कौन सी थी? तो ए नेशन इन मेकिंग, इंडिया विंस फ्रीडम, इंडिया डिवाइडेड, इंडिया वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। तो कौन सी पुस्तक थी जो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा लिखी गई थी? तो हमारा जो सही जवाब होगा वो क्या होगा? इंडिया विंस फ्रीडम। इंडिया विंस फ्रीडम जो है ये मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। तो इंडिया विंस फ्रीडम जो है ये मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा लिखा गया है। ये अबुल कलाम आज़ाद की जीवनी है जो कि उन्होंने लिखी है और इसमें उन्होंने आज़ादी के बाद भारत में उनकी जो सोच थी, उनकी जो राय थी, उसके बाद पार्टीशन जो हुआ था उसके बारे में इस पुस्तक में लिखा गया है। राजशेखर एवं जीन प्रभा सूरी जैसे जैन विद्वानों को किस सुल्तान ने राजकीय संरक्षण दिया? राजशेखर एवं जीन प्रभा सूरी जैसे जैन विद्वानों को किस सुल्तान ने राजकीय संरक्षण दिया था? तो इन्हें गियासुद्दीन तुगलक थे, अलाउद्दीन खिलजी थे, मोहम्मद बिन तुगलक थे या फिर फिरोज शाह तुगलक थे। तो वो इनमें से कौन थे? तो वो थे मोहम्मद बिन तुगलक। कौन थे? मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक ने राजशेखर एवं जीन प्रभा सूरी जैन विद्वानों को अपने राजकीय संरक्षण में रखा था। यहाँ हम लोग देखेंगे कि मोहम्मद बिन तुगलक जो है ये किस वंश का शासक था? तो ये तुगलक वंश का शासक था। किस वंश का? तो तुगलक वंश का शासक था। अपने पिता गियासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के बाद से ये मोहम्मद बिन तुगलक, जिसका नाम जूना खां था, तो ये मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठा। मोहम्मद बिन तुगलक के वास्तविक नाम की अगर बात की जाए तो उसका वास्तविक नाम उलुग खां था। और एक और चीज़ हम लोग देखेंगे यहाँ पर कि राजा मुदरी के एक अभिलेख में मोहम्मद तुगलक को दुनिया का खान कहा गया है। मोहम्मद तुगलक को क्या कहा गया है? दुनिया का खान कहा गया है। कश्मीर के प्रसिद्ध शासक जैनुल आबिदीन ने महाभारत, राजतरंगिणी आदि संस्कृत ग्रंथों का अनुवाद किस भाषा में करवाया? तो यहाँ पर सवाल क्या पूछ रहा है कि कश्मीर के एक प्रसिद्ध शासक थे जिनका नाम क्या था? तो जैन उल आबिदीन था। क्या नाम था? जैन उल आबिदीन। उन्होंने महाभारत, राजतरंगिणी आदि संस्कृत ग्रंथों का अनुवाद जो है ये किस भाषा में करवाया था? तो उन्होंने किस भाषा में करवाया था? क्या उर्दू में करवाया था, अरबी में करवाया था या फारसी में करवाया था? किस भाषा में करवाया था? तो यहाँ पर सही जवाब जो होगा वो क्या होगा? फारसी होगा। किस भाषा में करवाया था? तो फारसी भाषा में करवाया था। तो यहाँ से सवाल जो बन रहे हैं उसको हम लोग देखेंगे। तो यहाँ अगर पूछ दे कि किस शासक ने महाभारत और राजतरंगिणी का संस्कृत ग्रंथों का अनुवाद करवाया था, तो यहाँ पर अगर पूछे कि किस शासक ने महाभारत और राजतरंगिणी का अनुवाद फारसी भाषा में करवाया था, तो वहाँ पर इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो जैनुल आबिदीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कि जैनुल आबिदीन ने करवाया था। ठीक है। इसके बाद पूछे कि जैनुल आबिदीन ने महाभारत राजतरंगिणी का किस भाषा में अनुवाद करवाया था? तो फारसी भाषा में।
महाभारत का जो फारसी अनुवाद है वो किस नाम से है? महाभारत का जो फारसी अनुवाद है वो किस नाम से है? तो ये क्या है? रज्मनामा के नाम से है। क्या है? रज्मनामा के नाम से है। रज्म का मतलब क्या होता है? तो रज्म का अर्थ अगर यहाँ पर देखा जाए तो जंग होता है। रज्म का अर्थ क्या होता है? जंग होता है। और नामा का अर्थ होता है किताब, यानी कि जंग की किताब जो है वो इसका नाम दिया गया था। तो महाभारत जो है इसका फ़ारसी में अनुवाद जैनुल आबदीन ने करवाया था और इसका फ़ारसी अनुवाद का नाम क्या है? तो रज्मनामा है। आधुनिक भारत में हिंदू धर्म में पहला सुधार आंदोलन निम्न में से कौन सा था? तो आधुनिक भारत में हिंदू धर्म का जो पहला सुधार आंदोलन की अगर बात की जाए तो ये कौन सा था? तो क्या ये ब्रह्म समाज था, आर्य समाज था, थियोसॉफिकल सोसाइटी थी या फिर रामकृष्ण मिशन था? कौन सा था? तो इसमें अगर हम लोग देखेंगे तो ये क्या था? ब्रह्म समाज था। क्या था? ब्रह्म समाज था। ब्रह्म समाज की अगर बात करें तो ब्रह्म समाज की स्थापना जो है ये 1828 ईस्वी में हुई। कब हुई? तो 1828 ईस्वी में किसके द्वारा की गई थी? तो राजा राम मोहन के द्वारा की गई थी कलकत्ता में। ब्रह्म समाज जो था वो एक हिंदू धर्म के भीतर आस्तिक आंदोलन था। क्या था? हिंदू धर्म के भीतर एक आस्तिक आंदोलन था, यानी ब्रह्म समाज भारत का एक सामाजिक धार्मिक आंदोलन था जिसे बंगाल के पुनर्जागरण युग को प्रभावित किया था। यहाँ पर अगर हम लोग देखते हैं तो राजा राम मोहन राय जो थे, इनका वास्तविक नाम, इनका जैसे कि नाम जो है ये मोहन राय है, मोहन राय था और इन्हें राजा की उपाधि मुगल बादशाह अकबर द्वितीय ने प्रदान की थी। तो इस प्रकार से इन्हें राजा राम मोहन राय कहा जाने लगा। राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र की प्राणवायु है, यह कथन निम्न में से किसका है? राजनीतिक स्वतंत्रता जो है ये राष्ट्र की प्राणवायु है, यह कथन निम्न में से किसका है? तो ये कथन जो है क्या मोतीलाल नेहरू का है, व्योमेश चंद्र बनर्जी का है, अरविंद घोष का है या महात्मा गांधी का है? ये कथन किसका है? तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि ये कथन जो है ये किसका है? अरविंद घोष का है। किसका है? अरविंद घोष का है। अरविंद घोष की अगर बात की जाए तो अरविंद घोष ने युवा अवस्था में ही स्वतंत्रता संग्राम में क्रांतिकारी के रूप में भाग लिया था, लेकिन ये बाद में चल करके एक योगी बन गए। तो अरविंद घोष एक योगी एवं दार्शनिक भी थे और आगे चल करके इन्होंने पांडिचेरी में एक आश्रम की स्थापना भी की थी। सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? सिंधु घाटी की जो सभ्यता थी वो कहाँ तक विस्तृत थी? तो देखेंगे कि पंजाब, दिल्ली और जम्मू कश्मीर। क्या ये पंजाब, दिल्ली और जम्मू कश्मीर तक विकसित थी? राजस्थान, बिहार, बंगाल, उड़ीसा। अगला है पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उड़ीसा और बंगाल। पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। तो इसका सही जवाब क्या होगा? सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? तो सिंधु घाटी की जो सभ्यता है ये पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान तक की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये यहाँ तक विकसित थी। तो यहाँ पर हमारा जो सही जवाब हो जाएगा ये क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। तो इसी प्रकार से हमारे और भी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल के साथ में बने रहें। यहाँ पर आप लोग को अच्छे लेवल के और अच्छे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे जिससे आप लोगों की तैयारी में कुछ फ़ायदा मिलेगा। तो आप लोग इस चैनल के साथ में बने रहिए। वीडियो अगर अच्छा लगता है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।